नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने शुरुआत की थी हिंदी की। हम सब जानते हैं, आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी एक अहम रोल शुरू प्ले करेगी। लेकिन हम सबको लगता है कि यार हिंदी तो सरल है, ऐसा नहीं है। अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में चलेगा क्या है। तो बस हमने ये कहा था आप किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हो, इवन कोई भी एग्ज़ाम चाहे फिर वो वर्ग 1, 2, 3 हो, एमपी में एसआई हो या यूपी में पुलिस हो, एमपी में जेल पुलिस हो, वन विभाग हो, पटवारी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या हाल ही में आई एसएससी जीडी जो भी हो, अगर आप केवल ढाई महीने 45 मिनट हमारे साथ पढ़ रहे हो, आप हिंदी में सारे के सारे सवाल करोगे आउट ऑफ 8। अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो बस आप एक बार क्लास ज्वाइन करिए, लगातार एक टॉपिक पढ़ो और उसके बाद अनुमान लगाओ कंटेंट कैसा है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपको पूरी हिंदी फ्री पढ़ाएँगे अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यदि आपको पहले इस चैनल पे आपने ये नहीं देखा है, तो पहले 3 क्लासें बेटा हो चुकी हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। जाइए उसे कवर करिए और यदि आप जुड़े हो तो कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट तो किया करो यार, अच्छा लगता है, हैं? तो चलो हम आज क्लास की करते हैं शुरुआत। अभी आपके डाउट्स नहीं ले पा रहे, 1-2 दिन और नहीं ले पाएँगे। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा फिर एक डाउट क्लास होगी, पीवाईक्यू लगाएँगे, एक-एक टॉपिक के 150 पीवाईक्यू हैं जो रिसेंटली आए हैं। तो बस पहले टॉपिक फिनिश करते और आगे बढ़ जाते। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते आगे की कहानी। अच्छा ये बताओ लाइव का टाइम क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर 2 पीएम से लेकर ये 2 पीएम से लेकर प्रतिदिन होगा कब तक? 2 बज के 50 पीएम मतलब 50 मिनट तक। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 2 बजे आ जाओ लाइव और रोज़ मिलेंगे अपन लोग यहीं। ठीक। तो हमने देखा कि भैया हमने जो पहला टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था हिंदी भाषा का विकास या हिंदी का इतिहास। हमें ये देखना था कि हिंदी हमारी भाषा है, ये वाली बात सही है। लेकिन हिंदी भाषा आई कैसे? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये बनी कैसे? इससे पहले क्या था? हमारी इतिहास की कहानी क्या है? बस इसी फेज में हमने खगोला एक टॉपिक जिसका नाम था हिंदी भाषा का विकास। और हम लोगों ने सबसे पहले देखा भारत में भाषा की शुरुआत कैसे हुई, तो हम सब जानते हैं। वैदिक सभ्यता में जब आर्य आए तो आर्यों के द्वारा ही एक भाषा लाई गई जिस भाषा का नाम क्या था बेटा? संस्कृत। और संस्कृत भाषा से ही आगे चलकर एक भाषा बनी जिसका नाम क्या हुआ? पाली। पाली भाषा से एक भाषा का निर्माण हुआ प्राकृत। और प्राकृत भाषा से एक भाषा बनी जिसका नाम था अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा से एक भाषा बनी जिसका नाम क्या है? अवहट्ट। और अवहट्ट वास्तव में भाषा नहीं थी। ये वाली बात आगे पढ़ाएंगे तो समझ में भी आएगी। फिर इसी से उद्गम हुआ हिंदी और आगे चलकर आएंगे हिंदी के बाद खड़ी बोली, इसे कौरवी कहते हो और फिर कई भाषाएं हमें भारत में देखने को मिलेंगी। सर तो ये फेज क्या है, क्यों है, कैसे है? इन चीज़ों को समझने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। हम सब जानते हैं सर, संस्कृत भाषा आई 1500 ईसा पूर्व के समकालीन, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद। जबकि आज हम लोग जहाँ खड़े हैं वो क्या है? तो 2024 यानी ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले? 1500 साल पहले। और आज ईसा मसीह को कितना हो गया? तो हम लोग कहेंगे सर 2024। तो भारत में भाषा आज से कितने साल पहले आई होगी? 3524 साल पहले। इसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं, नहीं देखी हैं, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, देखिए और आगे बढ़िए। तो चलो हम पिछली क्लास में बेटा भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, आर्य भाषाओं के साथ प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक, उसमें वैदिक, वैदिक के बाद बेटा हमने लौकिक संस्कृत पढ़ी, फिर हमने पाली भी पढ़ाया, फिर प्राकृत भी पढ़ाया और आज शुरू करते हैं अपभ्रंश भाषा। तो इतना पढ़ लिया है, जिन लोगों का नहीं हुआ है पिछली क्लास देखिए और हेडिंग डालो अपभ्रंश भाषा। तो हम सब जानते हैं सर जो अपभ्रंश भाषा है ये 500 ईसा पूर्व में आती है और कब तक रहेगी? तो हम कहेंगे 1000 ईसा पूर्व तक, सॉरी 1000 ईसवी तक। तो हम लोग देखेंगे कि सर ये 500 ईसवी में आएगी, 1000 ईसवी तक रहेगी। लगभग 500 साल के इतिहास में अपभ्रंश में क्या हुआ देखते हैं। तो चलिए सब लोग सभी लोग अपने पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश भाषा। पहली बात आपको बताएं, अपभ्रंश वास्तव में भाषा नहीं होती। तो भ्रंश का मतलब होता है टूटना, कगार, गिरना। तो वास्तव में अपभ्रंश क्या है? कोई भी भाषा जब टूटेगी
तो वो अपभ्रंश बनेगी। और जब कोई भाषा टूटेगी तो बिगड़ेगी, और बिगड़ी भाषा को ही बोलते हैं अपभ्रंश भाषा। तो सबसे पहली बात, अपभ्रंश भाषा क्या है? तो हम कहेंगे किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। तो पहली बात तो ये है, अपभ्रंश क्या है? तो हम कहेंगे किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। जैसे बेटा हमारी संस्कृत भाषा जब बिगड़ी, तब वैदिक संस्कृत लौकिक में बदला। तो वैदिक संस्कृत के लिए जो लौकिक संस्कृत है वो अपभ्रंश ही है। वैदिक संस्कृत से लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो अपभ्रंश तो है, लेकिन किसका है? प्राकृत का। और याद रखेंगे इसी के कुछ नाम और हैं। क्या? हम लोग कहेंगे सर इसी को अपभ्रंश भाषा, कौमा संक्रमित भाषा, कौमा ओकार बहुला भाषा, ओकार बहुला भाषा आदि नामों से जानते हैं, या इत्यादि नामों से जानते हैं, इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो दोबारा सुनो बेटा कि अपभ्रंश भाषा को ही हम संक्रमित भाषा या उकार बहुला के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश भाषा वास्तव में क्या है? एक बिगड़ी भाषा है। और बिगड़ी भाषा कैसी होती है बेटा? अशुद्ध। सवाल यह है अपभ्रंश का वर्णन मिला कहाँ? तो सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है कहाँ? तो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, जिसके बारे में हमने बताया, उसी पुस्तक में मिलता है। तो लिखेंगे अपभ्रंश का सबसे पहले वर्णन, या अपभ्रंश का पहली बार बार उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है, महाभाष्य से मिलता है। ठीक है सर। अब सवाल ये है, कुछ इतिहासकार हुए हैं और उन इतिहासकारों ने अपभ्रंश को कुछ नाम दिए हैं। तो पहले हम उन इतिहासकारों की बात कर लेते हैं, और फिर बात करेंगे अपभ्रंश के साहित्यिक रूप की, या हम लोग कहेंगे अपभ्रंश के अन्य बातों के बारे में। तो सबसे पहले एक कवि हुए जिनका नाम था, या इतिहासकार, भरत मुनि। तो पहले तो हेडिंग डाल लोगे, महत्वपूर्ण साहित्यकारों के मत। तो पहले नंबर पे एक साहित्यकार हुए जिनका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे भरत मुनि, भरत मुनि। तो भरत मुनि जी से पूछा कि भैया अपभ्रंश भाषा से आप क्या समझते हो? तो भरत मुनि जी ने बताया, भैया अपभ्रंश भी भाषा है। हमें तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश तो बिगड़ा हुआ रूप है, और बिगड़ा हुआ रूप भाषा नहीं होता, अशुद्ध होता है। तो याद रखेंगे अपभ्रंश भाषा को भरत मुनि जी ने क्या कहा? अशुद्ध भाषा कहा। तो लिखेंगे भरत मुनि, इन्होंने इसे इन्होंने इसे अशुद्ध भाषा का, ये सवाल आते हैं बहुत ज्यादा, अशुद्ध भाषा कहा कहा। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या था? तो हम लोग कहेंगे किशोर दास वाजपेयी, ये भी साहित्यकार हुए। इन सब साहित्यकारों को आगे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण रचनाकार। तो अगले व्यक्ति का मत किसका आया? तो हम लोग कहेंगे सर किशोर दास वाजपेयी। तो किशोर दास वाजपेयी, किशोर दास वाजपेयी से पूछा गया, भैया अपभ्रंश के बारे में आप क्या समझते हो? तो किशोर दास वाजपेयी कह रहे ये तो डाणा की भाषा है। मतलब जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, आखिरी में माँ का उच्चारण ज्यादा आता है, तो हम बोल देते हैं ये तो मामा की भाषा है। माँ यानी हमारी माँ है। तो याद रखेंगे किशोर दास वाजपेयी, इन्होंने इन्होंने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा कहा। आगे चल के एक व्यक्ति आए जिनका नाम था आचार्य डांडी। आगे पढ़ाएंगे आचार्य डांडी, तो हम इतिहास में भी पढ़ते आचार्य डांडी।
तो आचार दंडी से पूछा भैया अपभ्रंश के बारे में आप क्या समझते हो। आचार दंडी का मत ये था कि अपभ्रंश क्या है, आभीर भाषा है। ये भाषाएं जब टूटी हैं तो इस भाषा में कुछ हिस्सा पाली और प्राकृत का है और कुछ हिस्सा धीरे धीरे नया जुड़ने लगा। तो ये कह रहा है इस भाषा में भारी भीड़ है, दूसरी भाषाओं का हिस्सा ज्यादा है। तो लिखेंगे आचार दंडी ने इन्होंने इसे आभीर भाषा कहा। इसके बाद एक इतिहासकार है जिनका नाम था चंद्रधर गुलेरी, और चंद्रधर गुलेरी से पूछा भैया अपभ्रंश भाषा क्या है। तो उनने देखा कि आगे चलकर हम पढ़ाएंगे इसी अपभ्रंश की सौरसैनी शाखा से हिंदी बनी है। तो वो कहते हैं ये तो पुरानी हिंदी है और नई हिंदी बाद में कन्वर्ट हुई है। तो याद रखेंगे अगले व्यक्ति का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे चंद्रधर गुलेरी। इन्होंने इसे इसे पुरानी हिंदी भाषा कहा, पुरानी हिंदी भाषा कहा। तो दोबारा सुनो, भरत मुनि को पूछा गया भैया अपभ्रंश से आप क्या समझते हो। तो उनने बताया कि अपभ्रंश भाषा क्या है, एक अशुद्ध भाषा है। जाके बाद बेटा हम लोग बात करें कि सूरदास वाजपेयी कह रहे हैं ये राणा की भाषा है। जाके बाद बात करें डांडी जी कह रहे हैं राणा की भाषा है। तो जैसे ही राणा की भाषा के बाद बात की चंद्रधर गुलेरी से, वो पुरानी हिंदी कह रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण आएगा व्यक्ति जिसका नाम है स्वयंभू। तो स्वयंभू ने भी कुछ मत दिए हैं, तो लिख देते हैं सर अगले कौन हुए। तो हम कहेंगे स्वयंभू। और स्वयंभू को कौन भूल सकता है, उन्हें तो इसका आदि कवि यानी वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू से पूछा भैया अपभ्रंश भाषा के बारे में आप क्या कह रहे हो। तो स्वयंभू कह रहे हैं भैया जो अपभ्रंश है ना, ये वास्तव में ऐसी भाषा जिसे गांव का भी बंदा बोलता है। तो ये है देसी भाषा। तो याद रखेंगे स्वयंभू ने इन्होंने इसे देसी भाषा कहा, देसी भाषा कहा। अगली बात करें बेटा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए, अंतिम है, इसी छह को याद रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल से पूछा तो इन्होंने इसे बताया पुरानी साहित्यिक हिंदी। तो दोबारा सुनो बेटा, ये विविध है, इसे रटना ही पड़ेगा। अपभ्रंश भाषा क्या है, तो हम कहेंगे अपभ्रंश किसी भी भाषा का बिगड़ा रूप होता है। इसीलिए अपभ्रंश भाषा को बिगड़ी भाषा, अपभ्रंश भाषा को संक्रमित भाषा, अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। आगे बात करेंगे तो पता चला कि सर जो अपभ्रंश भाषा है, इस अपभ्रंश भाषा का पहली बार वर्णन पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है, और पतंजलि के महाभाष्य में इसका वर्णन हमें मिला है। अपभ्रंश के बारे में अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे बेटा हम बात करें भरत मुनि के अनुसार अपभ्रंश भाषा को कहा गया, तो बोलोगे भरत मुनि के अनुसार इसे अशुद्ध भाषा कहा गया। जैसे बेटा हम पूछ लेंगे आचार्य डांडी ने अपभ्रंश भाषा को कहा, तो हम लोग कहेंगे डांडी ने अपभ्रंश भाषा को बेटा डांडी ने अपभ्रंश भाषा को आभीर भाषा कहा। किशोर दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को कहा अड़ाड़ा की भाषा कहा। चंद्रधर गुलेरी कह रहे हैं पुरानी हिंदी है, स्वयंभू कह रहे हैं देसी भाषा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं ये तो पुरानी साहित्य की हिंदी है। तो याद रखेंगे अपभ्रंश भाषा के ये छह नाम और है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के मत के अनुसार। सर चलो हमने आपकी बात मान ली, अपभ्रंश बिगड़ी भाषा है, 500 से 1000 में रही। ये भी मान ली कि अपभ्रंश भाषा संक्रमित भाषा है। ये भी मान लिया कि भैया ये जो अपभ्रंश भाषा है ना, इसके बारे में इन छह लोगों ने कहा और महाभाष्य में मिले। लेकिन सर ये बताओ, आपने जब भी भाषा पढ़ाई, चाहे हमें वैदिक संस्कृत पढ़ाई हो, लौकिक संस्कृत पढ़ाई हो, पाली पढ़ाई हो या प्राकृत, सबन ने बताया कि पहला महाकाव्य ये है, इस किताब को लिखा गया, ऐसे लिखा गया। तो ये बताओ इसमें साहित्य का वर्णन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो चलिए बात करते अपभ्रंश की आगे जो विशेष है। तो लिखेंगे लिखेंगे क्या, देखो कुछ नहीं है, एक स्वयंभू नाम के कवि हुए, फिर हम लिखाएंगे बेटा। और स्वयंभू नाम के कवि ने क्या किया, तो हम लोग कहेंगे सर इनने किताब लिखी जिसका नाम है पौमचर्यु। और पौमचर्यु किताब जो है ना, वो जो है ना वो अपभ्रंश का है पहला महाकाव्य। पहला क्या है बेटा, महाकाव्य।
सर ये कौन सी किताब है, किस पे लिखी गई है? ये लिखी गई है राजा रामचंद्र पे, यानी राजा रामचंद्र पे लिखी गई है। तो भगवान राम पर लिखी गई है। और भगवान राम के बारे में पहली बार अगर हम बात करें तो महाकाव्य किसने लिखा है, तो हम कहेंगे बेटा किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण। इसीलिए स्वयंभू को हम लोग अपभ्रंश का आदि कवि, प्रथम कवि, प्राचीन कवि या स्वयंभू को ही हम लोग इसका वाल्मीकि कहते हैं। सर जे समझ में नहीं आज ये पौम चरियू कहा है। तो देखो स्वयंभू जो है ना वो थे जैन धर्म के बेटा। और जैन धर्म में एक शब्द है जिसका नाम है पदम। और पदम का मतलब होता है राजा राम। और पदम से शब्द आया पौम। और चरयू का मतलब है चरिड़ से। इसलिए अपभ्रंश भाषा में जो पहला महाकाव्य लिखा गया उसका नाम क्या है, पौम चरु। तो हम इस पूरी कहानी को लिख लेते हैं। लिखेंगे, लिखेंगे अपभ्रंश भाषा का पहला महाकाव्य स्वयंभू जी ने लिखा। लिखा पौम चरियु। पौम चरियु, जिसमें राजा राम का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। तो हम इसे बेटा अपभ्रंश की रामायण भी कह सकते हैं, वर्णन मिलता है। अतः अगला लिखेंगे, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है। और वाल्मीकि कौन है बेटा, तो हम लोग कहेंगे पूरे इतिहास के पहले कवि, क्योंकि पहला महाकाव्य नहीं लिखा है। तो इतिहास में या हम लोग कहेंगे प्राचीन काल में आदि का मतलब है शून्य से शुरुआत या प्रथम। तो ये बताओ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इन्हें इन्हें अपभ्रंश का आदि कवि, कौमा प्रथम कवि, कौमा प्राचीन कवि के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन कवि भी कहा जाता है। प्राचीन कवि भी कहा जाता है। ठीक है सर। तो इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राचीन कवि कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा थोड़ा सा रह गया है तो चाहो तो कंफ्यूजन खत्म करके लिख लेंगे नोट डाल के। लिखेंगे जैन धर्म में पद्म का अर्थ होता है राजा राम। तो बेटा हम अगर ये पूछ लें ना अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, तो हम लोग कहेंगे सर स्वयंभू नाम के कवि हैं, क्योंकि इनने भगवान राम पर किताब लिखी। इनकी किताब का नाम पौमचरु है। पौमचरु नाम की किताब क्या है, तो अपभ्रंश का पहला महाकाव्य है। जैसे हम लोगों ने देखा संस्कृत का पहला महाकाव्य रामायण था। रामायण महाकवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, जिन्हें हम आदि कवि भी कहते हैं। इस तरह स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, आदि कवि, पहला कवि या प्राचीन कवि भी कहा जाता है। सर जी बताओ, तो संस्कृत में हमारे में तो रामायण और महाभारत दो लिखे गए। तो क्या जामे कहूँ ने महाभारत तो लिखो है, बिल्कुल लिखा है। और अगर जामे बेटा को महाभारत लिखेगो ना, तो फिर हम भाई कहा कहेंगे, वेद व्यास कहेंगे। कहा कहेंगे बेटा, वेद व्यास। क्योंकि रामायण वाला क्या है, तो हम लोग कहेंगे रामायण वाला बन गया है वाल्मीकि। तो अगला लिख लेंगे, अगला लिखेंगे अपभ्रंश में दूसरा महाकाव्य, महाकाव्य पुष्पदंत ने लिखा। लिखा महापुराण। तो किताब को नाम का है बेटा महापुराण, जिसमें कृष्ण का वर्णन है।
कृष्ण का वर्णन है, इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, कहते हैं। तो दोबारा सुनो, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर स्वयंभू। स्वयंभू ने भगवान राम की बात लिखी है। और अपभ्रंश के बेटा हम लोग कहें वेद व्यास कौन है? तो पुष्पदंत। और पुष्पदंत ने कहा लिखी है? तो हम लोग कहेंगे सर इनने लिखा है क्या? तो हम लोग कहेंगे सर इनके द्वारा लिखा गया है बेटा महाभारत जैसी किताब, महापुराण। और इसमें कृष्ण का वर्णन है। धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा आगे बढ़ी और इसी अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारत की हिंदी भाषाओं का निर्माण हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारत की भाषाओं का विकास हुआ। अब सवाल ये है विकास कैसे हुआ? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन मेन व्यक्ति आए जिनका नाम था भोलानाथ तिवारी। और भोलानाथ तिवारी ने बताया कि अपभ्रंश भाषा की 7 शाखा हुई। उन्हीं 7 शाखा में एक शाखा हुई सौरसेनी। और उसी सौरसेनी शाखा से एक भाषा निकली जिसका नाम क्या है? हिंदी। इस तरह हिंदी भाषा का निर्माण भी कैसे होता है? अपभ्रंश भाषा से ही होता है। तो नोट डाल के या पॉइंट में ही लिखेंगे, भोलानाथ नाथ तिवारी ने अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटा। देख लेते 7 कौन से, हम एक बार फिर रिपीट करें। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से शुरू होती है और ये 1000 ईस्वी तक जाती है। अपभ्रंश अलग से कुछ नहीं था, किसी भाषा का बिगड़ा रूप अपभ्रंश कहलाता है। इस अपभ्रंश को ही हम बिगड़ी भाषा, संक्रमित भाषा, अशुद्ध भाषा कह दें, पुकार बहला कह दें, ये नाम है। अपभ्रंश भाषा की पहली जानकारी पतंजलि के महावाष्य नाम की पुस्तक से मिलती है। अपभ्रंश के बारे में महत्वपूर्ण इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। जैसे बेटा भरत मुनि इसे अशुद्ध भाषा कहते हैं। किशोर दास वाजपेयी इसे बेटा क्या है? तो अड़ाड़ा की भाषा कहते हैं। आचार्य दंडी इसे आभीर भाषा कहते हैं। चंद्रधर गुलेरी इसको पुरानी हिंदी कहते हैं। स्वयंभू इसको देसी भाषा कहते हैं। और बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पुरानी साहित्यिक हिंदी कहते हैं। ये सबरी बातें भाई, लेकिन अपभ्रंश भाषा का महाकाव्य किसने लिखा? स्वयंभू जी ने लिखा। पहले महाकाव्य का नाम क्या है? पौमचर्यु या पदमचर्यु। पदम का मतलब क्या है? राजा राम। तो एक तरह से रामायण लिखी। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, आदि कवि, प्रथम कवि या प्राचीन कवि कहा जाता है। सबसे खास बात है, जैन धर्म में पदम का अर्थ होता है राजा राम। अपभ्रंश में दूसरा महाकाव्य पुष्पदंत नाम के व्यक्ति ने लिखा। ये जो पुष्पदंत था वो महापुराण नाम की किताब लिखता है। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। हमारे यहाँ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन महाभारत में था, इसीलिए इन्हें हम लोग बोल देते हैं भारत में क्या? तो हम लोग कहेंगे अपभ्रंश का वेद व्यास। लेकिन आगे चलकर इसी अपभ्रंश भाषा के टुकड़े हुए और इन्हीं से अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ। ये वाली बात सर्वमान्य सिद्धांत में भोलानाथ तिवारी नाम के व्यक्ति ने बताई। और भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं कि अपभ्रंश के कितने भाग हुए? 7। चलिए आगे देखते हैं 7 भागों को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, शेयर और कमेंट जरूर किया करो, और कोई डाउट है वो भी कमेंट किया करो। अभी खत्म होने तो 150 सवाल करवाएंगे जो अच्छे अच्छे एग्जाम में आई हैं। तो देखो अपभ्रंश भाषा की 7 जो शाखाएं वो यूं हैं। तो तुम लोग चाहो तो इसे लिख लोगे, और यहाँ कुछ मिस प्रिंट भी है तो वो हम सही कर देते हैं। तो सर एक शाखा है सौर सैनी। इसका नाम क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सौर सैनी। तो अपभ्रंश की पहली शाखा सौर सैनी बनी। इससे 3 महत्वपूर्ण भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। अपभ्रंश की दूसरी शाखा निकली पैसाची, जिसमें लहंदा निकली थी। ये लहंदा है बेटा, ये भी मिस टाइप है, लहंदा। इसी लहंदा को लहतू बोलते हैं और कश्मीर के लोग इसे बोलते हैं। और इसी में एक भाषा निकली जिसका नाम था पंजाबी। इसके बाद जो भाषा निकली उसका नाम क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे शाखा थी खस। और खस से बेटा पहाड़ी हिंदी निकली। एक शाखा निकली जिसका नाम है ब्रांचड़।
ब्रांचड़ से सिंधी निकली, एक है महाराष्ट्री जिससे मराठी निकली, अर्ध मगधी यानी मगध का इलाका, बिहार का इलाका, जिसे हम कॉमन नाम देंगे तो पूर्वी हिंदी। अब आगे बेटा हिंदी पढ़ाएंगे तो ये भी पढ़ाएंगे। पूर्वी हिंदी में बेटा अवधी आएगी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। और उसके बाद मगधी है, बंगला, असमिया, उड़िया और बिहारी। तो याद रखेंगे अपभ्रंश की 7 शाखाएं हैं। ये पीपीटी तुम्हें इसी कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप क्या किया करो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो और आपको पीपीटी मिलेगी, वहां से आप इसे सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो हम ऐसे पूछ ले अपभ्रंश की, ऐसे पूछ ले अपभ्रंश की सौरसैनी शाखा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती है। पैसाची में लहंदा है, लहतू है, या हम लोग कहेंगे पंजाबी है। खस में पहाड़ी है, ब्रांचड़ में सिंधी है, महाराष्ट्र में मराठी है, अर्धमगधी पूर्वी हिंदी और मगधी बंगला, असमिया, उड़ीसा और बिहारी। रटने कछु नहीं है। देखो सैनी कहाँ करेंगे, सूर कहाँ करेंगे, तो राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, पैसाच तो सांची जे है, जब पैसा आ जाएगा तो घूमबे कहाँ जाएंगे, तो कश्मीर और पंजाब। तो लहंदा और लहतू बढ़िया लहंगा बहंगा पहन के जाइयो। ठीक है, खस खास बात ये है पहाड़िन पे मजा आ जाता है, पहाड़ी हिंदी हो गई। ब्रांचड़ ब्रह्मांड जो है ना हिंदी से बनो, हिंदी को मतलब यहाँ का है बेटा सिंधी। बाकी बात महाराष्ट्र में तो मराठी होगी। मगध पढ़ो लेकिन आधो मगध, आधो मगध तो बिहार के पहले और पूर्व मगध तो बिहार के बाद। और बिहार के पहले पूर्वी हिंदी है हमारी साइड वाली, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच का इलाका। और मगधी तो बाद में, बिहार के बाद का है, बंगाल में लगेगा, असम, उड़ीसा और बिहार। तो याद रखियो कितनी है, 7। फिर कछु करने तो सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट और तीसरी सुपर मोस्ट। ये 3 सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें कर लोगे याद। तो पहले यहाँ तक बताओ, हो जाएगा? यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा है कहीं किसी को कोई समस्या होगा, यहाँ तक नहीं है ना। तो हम लोग बढ़ जाते आगे और आगे बात करते अगली भाषा में, और अगली भाषा है अवहट्ट। अब बेटा तुम लोग थोड़ा भी ध्यान से पढ़ रहे हो, थोड़ा भी, तो यहाँ अवहट्ट भाषा की बात को समझोगे। पहली बात तो ये है सर, अवहट्ट भाषा आप पढ़ाओगे कैसे? क्यों? क्योंकि आपने टाइमिंग तो सर हमें अलग ही बता दी। आपने बताया सर एक वैदिक संस्कृत नाम की भाषा थी, हमने कहा था ठीक है, ये वाली 1500 ईसा पूर्व में शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तो पता चला 1000 ईसा पूर्व। और हमने आपकी बात मानी। फिर आप कह रहे थे कि लौकिक संस्कृत भी है, तो जो लौकिक संस्कृत नाम की भाषा आई, फिर आपने कहा कि भैया ये 1000 ईसा पूर्व में आई और ये 500 ईसा पूर्व तक रही। तो ये भी वाली बात आपकी हमें समझ में आई सर, ईसा पूर्व तक। फिर आपने कहा कि नहीं, एक भाषा आई जिसका नाम था पाली, ये 500 ईसा पूर्व में आती है और कहाँ तक रही है, तो हम लोग कहेंगे 1 ईसवी तक। ठीक है सर। फिर आप कह रहे हो कि एक भाषा आई जिसका नाम था प्राकृत, और प्राकृत कब है, 1 ईसवी से कहाँ तक, 500 ईसवी। तो ये बताओ सर, फिर इसके बाद आज हम अपभ्रंश पढ़ा, तब भी आपने कहा कि ये बनी 500 ईसवी से 1000 ईसवी। और जब आपने फिर हमको आगे पढ़ाया तो बताया कि हिंदी भाषा जो आती है वो आती है 1000 से, और कहाँ तक रहेगी, मूल रूप से 1350 ईस्वी। और बाकी बाद खड़ी बोली आएगी, और खड़ी बोली जो होगी वो 1350 से अब तक कह सकते हैं, यानी 2024। तो बेटा हमें जो बताओ सर कि अवहट्ट के लिए जगह ही कहाँ छोड़ी, तो हमने अभी कहा था अवहट्ट वास्तव में भाषा है ही नहीं, कुछ नहीं है बेटा। जब अपभ्रंश भाषा टूट रही थी और हिंदी भाषा बन रही थी, टूटने में 100 साल इसको लगे, ये अनुमानित है, और 100 बनने में, इसलिए ये बीच का 200 साल का टाइम है। इसी 200 साल को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो अवहट्ट के नाम से जानते हैं। और इसे बेटा हम संक्रमित काल के नाम से भी जानते हैं, संक्रमित टाइम। तो चलो हम बात करते हैं अवहट्ट भाषा के रूप में, चाहो तो ये लिख भी सकते हो। तो पहली बात, ये शुरू कब होगी बेटा, 900 ईस्वी में। और कहाँ तक जाएगी बेटा, तो तुम लोग कहोगे सर 1100 ईस्वी। क्लियर है? ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और हिंदी के
बीच का संक्रमित समय है और सही है। और इसके बारे में पहली बार वर्णन किसने किया? लिखेंगे इसका पहला वर्णन ज्योतिश्वर ठाकुर ने ईश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया। जो भजन संग्रह था, भजन संग्रह था। तो पहली बात भट्ट के बारे में जो जानकारी है ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से मिलती है और इन्होंने भजन लिखे थे, उन भजन में इसका वर्णन मिला। एक व्यक्ति आए विद्यापति विद्यापीठ, तो लिखेंगे इसका वर्णन विद्यापीठ की पुस्तक कीर्ति लता लता से भी प्राप्त होता है, से भी प्राप्त होता है। बस। और अब आती है मेन भाषा जिसका नाम है हिंदी। और हम पढ़ेंगे हिंदी को, लेकिन यहीं से आधुनिक आर्य भाषाओं की शुरुआत होती है। और आधुनिक आर्य भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी से लेकर 2024 तक मानी गई, क्योंकि वर्तमान में है, इसलिए ये 1024 का समय है। और जिसमें हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी भाषा का वर्णन कुछ अजीबोगरीब मिलेगा। और ये कहाँ है? तो हम कहेंगे सर 1000 ईस्वी से लेके कहाँ तक? तो 1350 ईस्वी तक। अब देखो हिंदी भाषा वास्तव में 2 पॉइंट से समझते फिर आगे। तो लिखेंगे हिंदी शब्द, पढ़ेंगे बाद में कल, हिंदी शब्द फारसी भाषा के, कंसेप्ट समझो, भाषा के, सॉरी, हिन प्लस दू से लिया गया, हिन प्लस दू से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है दुष्टों को मारने वाले, दुष्टों को मारने वाले। सर कैसे? तो देखो प्राचीन टाइम की बात करें थोड़ा सा, अब यहाँ एफर्ट्स लगाते हैं अपने जीके वाले। तो ये है बेटा हमारा भारत, ठीक है सर। इसी को हम लोग आर्टिकल नंबर 1 में बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सर। इस भारत का ऐसे ये है मैप। बिल्कुल ठीक है सर। इस वाले भारत में हम सब जानते प्राचीन टाइम में कि सर ये जो भारत है ना, इस 3 ओर से तो आज भी किससे घिरा है? पानी से। तो ये बताओ प्राचीन टाइम में नेवी तो किसी भी देश के पास थी ही नहीं, और नेवी थी नहीं इसका मतलब है साउथ से अटैक तो नहीं होंगे। तो ये वाला बेटा हमारा क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर अरब सागर है, अरेबियन सी। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर बे ऑफ बंगाल है, ये है बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर, तो यहाँ से तो अटैक होंगे नहीं। अब ऊपर क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर ऊपर है हिमालय पर्वतमाला। तो जितने भी अटैकर्स थे वो कहाँ से आते थे? तो हम लोग कहेंगे केवल पश्चिम वाले भाग। तो यहाँ पर हमारे सैनिक जो पाए जाते होंगे वो कैसे पाए जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे सर मजबूत, पावरफुल। क्योंकि आज ऐसे समझ लो बेटा हमारी बाउंड्री पे अगर कोई हुआ है तो हम अपने आर्मी के जवान लगाएंगे तो वो तो पावरफुल आएंगे। तो यहाँ के जो राजा थे वो भी ऐसा करते थे। और यहाँ से जितने भी अटैक होते यहाँ पर रहने वाले लोग इन लोगों को मारते और भगाते। जब इन लोगों को मारते और भगाते तो फारस में क्या था बेटा? सा शब्द का उच्चारण हा से करते हैं और दा शब्द का, सॉरी, धा का करते थे दा से। जैसे हम एक आध उदाहरण बता दें, जैसे बेटा हम लोग लिखते हैं सप्ताह, और फारसी भाषा में ईरानी में क्या कहते हैं बेटा? हफ्ता। तो रियल में सप्ताह को वो क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे हफ्ताह कहते हैं। तो ऐसे ही बेटा हम लोग बात करें तो एक शब्द था जिसका नाम क्या, यहाँ कौन सी नदी थी बेटा? सिंधु। तो सिंधु शब्द से वो इसे क्या बोलते थे? हिंदू।
और हिंदू क्यों बोलते थे? क्योंकि सिंधु बोल रहे हैं। तो जिन लोगन को मारते, जो लौट के जाते, जिन्हें पूछते भैया कहाँ भाव कैसे हार गए? कि अरे कछु मत कहो, जो सिंधु वाले ने मारे हैं। सिंधु का मतलब क्या है? हिंदू, क्योंकि वो सा को हा पढ़ रहे, दा को दा। और हिन का मतलब क्या होता है बेटा? तो हम लोग कहेंगे हिन का मतलब होता है हनन करना। हिन का मतलब क्या है? हनन करना। प्लस दुह का मतलब क्या है बेटा? यहाँ दुष्टों का। तो रियल में उस समय जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जब दुष्टों का हनन करते तो उन्हें हिंदू कहा जाता, और हिंदू जिस भाषा को बोलते उसे हिंदी कहा जाता, और इनके इलाके को हिंदुस्तान कहा जाता। तो हिंदी भाषा और हिंदुस्तान कैसे बना ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये फारस का ही एक शब्द है जिसका नाम था हिन प्लस दू। लेकिन ये हिन और दू उनने क्यों बताया? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंधु को। सिंधु की जगह बोल क्या रहे बेटा? हिंदू। इस तरह हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। अब हिंदी की कहानी क्या है क्या नहीं है ये कल, लेकिन एक होमवर्क है, तुम लोग चाहो तो विभद में पहले हम हिंदी पढ़ेंगे। ये कुछ रचनाएं हैं हिंदी भाषा की विशेष, तो ये बहुत ज्यादा आती हैं, हम साहित्य में फिर पढ़ाएंगे। लेकिन तुम लोग चाहो तो विविध रूप में इसे लिख लेना, कौन के रचयिता कौन है। कुछ ये संगठन है बेटा, कल हम इनके बारे में कुछ बातें बताएंगे जब पढ़ाएंगे हिंदी तब। तो तुम लोग कोशिश करोगे बेटा इन्हें भी लिख लेना और पढ़ लेना। लिखना मतलब याद ही करने। अब कछु बेटा पत्र पत्रिकाएं बहुत ज्यादा हैं, लगभग 44-45 हमने शामिल कर दी है। तो तुम एक काम करियो, जिन्हें छोड़ दियो या एक साइड लिख लियो। मोस्ट मोस्ट कल बात करवाएंगे। तो कल हम शुरू करेंगे हिंदी भाषा से। उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल की अगली क्लास में। आपको प्रतिदिन 1:50 पे कॉपी लेके बैठना है। पहले 10 मिनट जो आज पढ़ाया है वो कल रिवीजन, और उसके बाद फिर साथ में लिखते चलो। तुम्हें लगे साथ नहीं लिख पा रहे, वीडियो पोस्ट कर लो, बाद में लिख लो, रिकॉर्डेड रहते हैं। लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखो, क्योंकि आपके लिए पूरी हिंदी फ्री। ये फिलहाल हिंदी की कहानी है, आगे और भी कुछ होगा तुम जानते हो। नाइट में आपके लिए, नाइट में एडवांस मैथ की क्लासेस फ्री है, जीके की जो PYQ है वो फ्री है। तो फिर मिलते हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।